हजार बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के शोर के बाद जो एक खामोशी थी, उस खामोशी में एक शोर आज फिर से सुनाई दे रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। अब तक के रुझान में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए 190 सीटों पर और महागठबंधन 50 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। पिछली बार 43 सीटों पर सिमटी जदयू अब बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की अगर बात कर ले तो जनसुराज का अब तक खाता खुलता हुआ भी नहीं दिख रहा है। वही निर्दलीय समेत अन्य 3 सीटों पर बढ़त बने हुए हैं। राघोपुर की बात कर ले, जहां से तेजस्वी यादव मैदान में थे। एनडीए कैंडिडेट सतीश यादव से काफी आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये इनका क्षेत्र माना जाता है, इलाका माना जाता है। ये कहते हैं कि यहां उनका दबदबा है, और उसी दबदबे की एक तस्वीर फिर से राघोपुर से देखने को मिल रही है। वही उनके बड़े भाई तेज प्रताप की अगर बात कर ले तो महुआ से पीछे चल रहे हैं। ये रिजल्ट उनके भाई और उनके परिवार से, उनके पार्टी से अलग होने के बाद, नई पार्टी बनाने के बाद नए सिरे से चुनावी मैदान में उतरे थे तेज प्रताप, और हो सकता है किसी लिहाज से तस्वीर जो सामने आई है, तेज प्रताप महुआ से पीछे चल रहे हैं। सम्राट चौधरी अगर बात कर लें तो तारापुर से लीड कर रहे हैं। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी लीड कर रहे हैं। लगातार इनको लेकर भी सुर्खियां तेज थी। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट मिलने के बाद से ही बिहार की सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि राजद जो है वो फिर से बाहुबलियों को और बाहुबलियों के परिवार वालों को जो है वो टिकट देने का काम करें। लेकिन अब टिकट बंट गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, मतगणना की बारी है। शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को जोरदार बहुमत, जोरदार बढ़त अगर जिसकी बात करते हैं वो दिख रही है। इसीलिए मैंने कहा शुरुआत में कि हजार बर्ग गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और इन फूलों में जो फोटोसिंथेसिस की तरह एनर्जी का काम करने वाले जो वोटर्स थे, उन्होंने काम किया है। और जिस तरह वोटर्स का ज्यादा रुझान गया है शुरुआती रुझान में, वही रुझान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के मतगणना और मतगणना पर विशेष चर्चा के लिए वो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सत्येंद्र जैन जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए स्वराज एक्सप्रेस पर मैं स्वागत करता हूं। और देखिए जो आंकड़े हैं सत्येंद्र जी, आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि आंकड़े जो इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं अगर उनको डिकोड करें, उनको समझे, तो आपके चेहरे पर जैसे आप स्टूडियो में आए थे वो मुस्कुराहट थी। और आपसे जब मैंने चर्चा की तो आपने कहा जनता का यह आशीर्वाद है, और आशीर्वाद इस तरह से कि 170 180 के आंकड़े शुरुआती रुझान में, किसका भरोसा है, किस तरह का यह फल आपको मिल रहा है, कौन सा मैजिक जो है वो बात करें अगर बिहार चुनाव में तो आपने कर दिया। देखिए, बिहार की जो जनता है वो बिहार जो पुण्य भूमि है, ऊर्जा भूमि है, और बिहार का जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जो ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली, सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली भारत निर्माण में अपना योगदान है, वो अप्रतिम है। और आप देखिए, बिहार ही वह भूमि है जो हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। तो लोकतंत्र की जननी और जिसके मंत्र वहां से मिले हैं, बिहार जहां पर भगवान महावीर या जैन आगम प्राप्त हुआ, उसमें लिखा हुआ है अनेकांत और स्यादवाद। अनेकांत और स्यादवाद का दर्शन ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और वही वैशाली गणराज्य है, वैशाली की जनपद हैं, वह भी बिहार में आते हैं। और महाराजा चंद्रगुप्त हुए और विष्णुगुप्त हुए, जिनको चाणक्य कहते हैं, वह भी बिहार की भूमि से आते हैं, जिन्होंने नीति शास्त्र की रचना की, अर्थशास्त्र। तो बिहार वो पुण्य भूमि है, वो नीतिवान भूमि है, वो ऊर्जावान भूमि है। और बिहार की भगवान रूपी जनता की जो हमने सेवा की है बार बार, आप देखिए 20 साल हो गए, ये 25 साल हो जाएंगे अब। तो लगातार बार बार चुनाव में हम जाते हैं और वो गणराज्य की व्यवस्था को हम समृद्ध करते हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था को, और वहां की भगवान रूपी जनता हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है। एंटी इनकम्बेंसी का एक टर्मिनोलॉजी होती थी कि सत्ता विरोधी लहर, सत्ता विरोधी लहर, और निसंदेह सत्ता विरोधी लहर को उत्पन्न करने में, उसको बढ़ाने में, फलने फूलने में जो विपक्ष होता है वो अपना एड़ी से चोटी तक का जोर लगाता है। और चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, और भी अनेक पार्टी हो, वीआईपी पार्टी हो,
इन सब ने उसमें अपनी संविदा डाली, सब उसमें आहुति डाली, खूब आग डाली, खूब घी डाला आग में, खूब भड़काने की कोशिश की। लेकिन जैन साहब वो बताइए ना कि इस समिधा और अग्नि की जो आप बात कर रहे हैं हवन कुंड की, आपने कौन से मंत्र से स्वाहा किया है कि ये मैजिकल वर्ड्स जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं आज तक बिहार के इतिहास में इस तरह से किसी गठबंधन को नहीं मिला था। और एक सवाल और है कि जब जब बिहार चुनाव में इस तरह से वोटिंग परसेंटेज 5% से ऊपर गए हैं, सरकार में बदलाव देखने को मिला है। ये आंकड़े अभी शुरुआती रुझान के हैं, सिंपी जी के पास मैं जैसे पहुंचूंगा ये सारे आंकड़े पलट देंगी वो। तो मैं उस मंत्र के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो फैक्टर जो ये नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए वो मंत्र तो वही है ना कि जिस प्रकार से नागरिक देवो भव का मंत्र है, या हम कहते हैं कि जो वहां की जो जनता है वही भगवान है, जनता वही जनार्दन है। और बिहार को जो मंदिर मान करके जो हमारे सुशासन की सरकार, और देखिए हमने मंगल राज की संकल्पना को सिद्ध किया, हमने बार बार कहा कि हम मंगल राज बनाएंगे बिहार में, और कांग्रेस ने उनके साथ में गए जिन्होंने जंगल राज के प्रतिपादक रहे, जिन्होंने जंगल राज किया। और ये जंगल राज कोई किसी राजनीतिक दल या भाजपा ने नारा नहीं दिया था, ये न्यायालय के द्वारा दिया गया था। न्यायाधीशों ने कहा कि बिहार में जंगल राज हो गया है, और ये लालू यादव जी की पार्टी के लिए कहा गया था, और कांग्रेस उनकी गोद में जाकर बैठी। और जिस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने की जो यात्रा चली 16-17 दिन तक, जिसमें तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी रहे, तो वो भी पूरे चलते रहे। और उस उन्हीं मंचों से कहा गया कि जिसमें माता, हमारे यहाँ सब सारी संपत्ति, शिंपी जी बताएंगी, हमारी बहन है, वो भी माता का कितना बड़ा दर्जा है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में महिलाओं का सबसे ज्यादा हमारे यहाँ देवी माना गया है। तो उन माता स्वरूप प्रधानमंत्री जी की माता जी को भी गाली बकी गई, बड़े मंच से बार बार गाली बकी, किसी ने भी उस पर खेद प्रकट नहीं किया, क्षमा याचना नहीं की। साथ ही साथ छठी मैया, वो एक और माता है, जो छठी मैया जो भगवान सूर्य हैं, सूर्य नारायण भगवान है, जो हम सबको ऊर्जा देते हैं। और जिस ऊर्जा का प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोगों के लिए किया, 500 गीगावाट का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है, जो 2030 का था। सुनिए, और उसके कारण से क्या हुआ, वो छठी मैया का भी अपमान कर दिया था ना, छठी मैया को पाखंड कहा, ड्रामा कहा, बोले छठी मैया की पूजन करते हैं तो वो ड्रामा करते हैं। तो ये वहां की जनता का आक्रोश मिला है, और हमने जो काम किए हैं, जो बिहार को मंदिर माना है, वहां की जनता को भगवान मान करके जो पूजा है, और एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल रही है। और ऐसे 180 190 सीट के, और कई तो कह रहे हैं 200 के पार भी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है हम नतमस्तक है बिहार की भगवान रूपी जनता के प्रति। सिंपी जी आपके पास पहुंचते हैं, महागठबंधन के जो आंकड़े हैं उसको आप खुद डिकोड करिए और समझिए और समझाइए भी कि क्या चूक रह गई, या फिर आप वही कहेंगे कि इंतजार करिए, क्योंकि इंतजार के बाद जो है वो तस्वीरें बदलते नजर आएंगे। हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन आंकड़े इस तरह से जब वो उछलते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के पाले में, एनडीए के पक्ष में, महागठबंधन कहां 63-65 पर अभी अटकी हुई है, 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, 8 बजे से मतगणना शुरू हुई है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से इसको आप जस्टिफाई कर रही हैं? क्या आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है या कोई और तथ्य आपके पास? और जिस तरह से जैन साहब ने कहा कि हमने तो भगवान माना था बिहार की जनता को, आखिर महागठबंधन ने बिहार की जनता को क्या माना? देखिए, लोकतंत्र में जनता ही निश्चित तौर पर भगवान होती है राजनीतिक संगठनों की, और जो भी जनादेश बिहार की जनता महागठबंधन को देगी हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। किंतु ये बिहार है, और बिहार में है नीतीश बाबू, और जहां पर नीतीश बाबू होते हैं जो पलटी मारने में एक्सपर्ट रहते हैं, तो हमें लगता है कि बिहार के नतीजों को एक सिंपी जी, छोटा सा सवाल, छोटा सा, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, काउंटर कर रहा हूं। एक छोटा सा सवाल, आपने कहा कि सहजता से कांग्रेस और महागठबंधन स्वीकार करेंगे, लेकिन बीते दिन जो बयान आए सुनील सिंह, राजद के जो एमएलसी थे, उन्होंने कहा कि अगर फेवरेबल कंडीशन में चुनाव के रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो भारत में नेपाल की तरह स्थितियां हो जाएंगी। ये सारे जो बयान सामने आए हैं, उसके बाद आप आज यहां बैठ के कह रही हैं कि सहजता से स्वीकार करेंगे, तो क्या सिर्फ कांग्रेस स्वीकार करने वाली है या महागठबंधन स्वीकार करने वाला है? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत बयान जो होते हैं वो तो एनडीए की तरफ से भी दिए जाते हैं, नेताओं के, महागठबंधन के नेताओं की तरफ से भी दिए जाते हैं, लेकिन अगर कोई भी बयान पार्टी लाइन के इतर है तो वो महागठबंधन का बयान या कांग्रेस का बयान तो नहीं समझा जाएगा। खैर, मुद्दे पर वापस आती हूँ, तो अभी तो नीतीश जी हैं, और नीतीश जी किस तरफ पलटी मारते हैं अभी तो ये समझना पड़ेगा, जिसके नतीजे आते आते भी कम, यानी आप इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश बाबू आपके साथ अभी आ सकते हैं? स्वाभाविक है, नीतीश बाबू कहीं पे भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं चुनौती अपने आप में एनडीए के लिए हो जाएगी। 2 बातें हम इस चुनाव के नतीजों से जरूर कहना चाहेंगे कि अगर बीजेपी लीड कर रही है, तो जो आप मंत्र पूछ रहे थे कि कौन से मंत्र को स्वाहा किया है, तो 1 करोड़ प्लस महिलाओं को चुनाव के समय ये लोग 10,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि एनडीए की सरकारों ने बिहार में जमीनी स्थिति
कोई भी परिवर्तित नहीं करी है। जो पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसके ऊपर महागठबंधन ने चुनाव लड़े हैं, उनको डिकोड करने के लिए अगर एनडीए के पास में कोई ब्रह्मास्त्र था तो हमें लगता है वो यही था। और साथ में अगर जेडीयू बेहतर मेजॉरिटी लेकर आती है तो नीतीश बाबू की तो आदत है, जो बार्गेनिंग करने के एक्सपर्ट हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये एनडीए को प्रभावित करेगा। ये महागठबंधन के लिए इतनी बड़ी समस्या तो है नहीं। सिप्पी जी, चुनावी सफुगे की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं की 9% जो है वो वोट प्रतिशत इस बार बढ़े हैं चुनाव में, तो वो चाहे नीतीश बाबू, सबसे बड़ी बात जब हम ग्राउंड पे थे, हम लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, महिलाओं से भी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें सुशासन पर भरोसा है। तो ये 9% का जो वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ दिख रहा है महिलाओं का, ये तो नीतीश बाबू के साथ ही दिखाई दे रहा है। अब वो चाहे बात 10,000 की आप कर ले, आपने भी सगुपे छोड़े, उधर तेजस्वी भाभी ने कह दिया कि 30-30 हजार रुपए महिला मतदाताओं को देंगे, तो सगुपे तो दोनों तरफ से छोड़े गए। नहीं, देखिए ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि स्वयं एनडीए के ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अभी हाल ही में आप देख रहे थे, चुनाव के दिन कह रहे थे कि भारतीय जनता बिहार में तो जंगल राज है, और अगर महिलाएं कह रही हैं सुशासन है, तो अभी तो वहां पर ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है ना कि मंगल राज से जंगल राज है या जंगल राज से मंगल राज है। और ये कांग्रेस या महागठबंधन नहीं कह रही है, ये स्वयं बिहार के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो सवालों के घेरे में तो एनडीए की सरकार है ही। और अगर इतना सुशासन है, अगर पलायन, रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, तो हम स्पष्ट पूछते हैं कि चुनाव के समय पैसे को हस्तांतरित करने की आवश्यकता क्या थी? क्या 5 साल कम पड़ गए थे, या फिर एनडीए या भारतीय जनता पार्टी एक नई तरह की राजनीति करने का प्रयास कर रही है इस देश के अंदर, जहां 5 साल वो जनता के लिए कुछ नहीं करती है, 5 साल वो जनता के बीच में नहीं जाती है, और जैसे ही चुनाव आता है तो योजनाओं, घोषणाओं का अंबार लगने लगता है, लोगों के खाते में पैसे हस्तांतरित होने लग जाते हैं। हालांकि ये डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश में आज जब किसानों के गेहूं और धान खरीदी करनी है तो राज्य सरकार हाथ खड़ा कर देती है, केंद्र की तरफ मुंह निहारती है। लेकिन जब यही विधानसभा चुनाव था तो लाडली बहना योजना भी आ जाती है, 1-1 हजार रुपए खाते में भी पहुंच जाते हैं। और अगर केंद्र सरकार के पास 10-10 हजार रुपए देने के लिए बिहार की बहनों को है, तो यही राशि क्या किसानों के लिए मध्य प्रदेश में नहीं भेजी जा सकती थी? तो बहुत सारी चीजें हैं जो एनडीए को कटघरे में खड़ी करती है। और हम एक वोट चोरी के मुद्दे के साथ में निकले। आपने देखा ये कितना कारगर था जमीन पर, जब प्रथम चरण था बिहार में चुनाव का, तो आप देख रहे थे मीडिया स्वयं ये रिपोर्ट्स बता रही थी। हमारा की बात करें संदेश विधानसभा से, तो महिलाएं ऑन कैमरा कह रही थी कि एसआईआर के बाद उन्हें मृतकों की श्रेणी में डाल दिया गया, जबकि वो तो जीवित खड़ी हुई हैं। मुजफ्फरपुर से रिपोर्ट आई जहां पर 3 लोग कहते हैं कि हम बूथ पे पहुंचते हैं, हमारा वोट पहले से ही कास्ट हो चुका है, जबकि हमने वोट भी नहीं डाला है। साथ में हम दानपुर विधानसभा की बात करें, जहां से लोग नसीरगंज घाट से स्वयं वीडियोस बना के भेज रहे थे कि कैसे उन्हें घाट के उस पार नहीं जाने दिया जा रहा मतदान करने के लिए, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम वोटर्स आरजेडी के थे। और आपने अभी परसों सासाराम की भी रिपोर्टें देखी होंगी। तो देखिए हम लोगों ने मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा, जिसको लेके हमें गर्व है। मुद्दे तो दोनों तरफ से थे। शिल्पी जी, ठीक है, आपके पास आऊंगा। मुद्दे दोनों तरफ से थे। सत्येंद्र जैन जी भी अपने मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में थे, आप और आपकी टीम जो महागठबंधन है वो भी चुनावी मैदान में थी। लेकिन उस चुनावी मैदान में मुद्दों को किस तरह से भुनाया गया है उसकी तस्वीर स्क्रीन पर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और वो एक बार आंकड़ा भी बता देता हूं मैं दर्शकों को भी। महागठबंधन 54 सीट पर है, आरजेडी के पास 31, कांग्रेस के पास महज अभी 5 सीट है। शिल्पी जी, अभी बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत की जरूरत है, और ये रुझान जो है वो कब तक कहां किस तरह से आंकड़े पलटेंगे। लेकिन वही बात अगर एनडीए की बात कर ले, 193 सीट, समझिए कितना बड़ा फासला है। और कांग्रेस का अस्तित्व इस बार मुझे फिर से खतरे में लग रहा है, क्योंकि 2020 इलेक्शन के जो आंकड़े थे मैं एक बार बता देता हूं। बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 74 सीट जीत जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। जेडीयू ने 115 पर लड़े थे, 43 सीटें उसके पास थी। हम 11 सीटों पर लड़े, 4 सीट उनके पास। वीआईपी जो अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ नहीं है, वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4। लेकिन कांग्रेस की अगर बात कर ले तो 2020 में 70 सीट पर चुनाव लड़ी शिल्पी जी कांग्रेस ने, और सिर्फ 19 सीटें उनके पाले में थी। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इस पर मैं आपके पास बाद में पहुंचूंगा। जैन साहब, आपसे सवाल है, जो शिल्पी जी कह रहे थे कि नीतीश बाबू पर कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो इस कड़ी को किस तरह से एनडीए ने जोड़ रखा है इस बार? क्योंकि अगर नीतीश बाबू पलट गए तो फिर से
महागठबंधन के साथ अगर वो गए हैं तो तेजस्वी का सपना जो है वो फिर साकार हो जाएगा बिहार में? देखिए, जिस प्रकार से पहले भी बातें आई हैं और ये तो कहीं अब संभव ही नहीं है, और जो एनडीए है, एनडीए जीता है और संदेह वहां की जनता ने दिया। अब लगाने दीजिए विपक्षियों को कयास, तो उनको तो वो पहले ही लगा दिया। सत्येंद्र जी, आपको रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है, तेजस्वी की बात हम कर रहे थे और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हम बता दें आपको कि तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है। लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव के सपनों की बात बिहार में इस बार की जा रही है, तो रुझानों में तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे चल रहे हैं और छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव भी पीछे हो गए। रुझानों में महागठबंधन 54 सीटों पर आगे है। वही 8वें राउंड के बाद भी मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। तो ये देखिए, तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे हैं। यानी कुल मिलाजुलाकर बात करें तो तेजस्वी के सीट पर यानी राघोपुर पर भी तलवार लटकते हुए नजर आ रही है, जो अपने आप में महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे थे, मुख्यमंत्री के दावेदार। सत्येंद्र जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आता हूं, जो सबसे बड़ा चेहरा था बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए, मुख्यमंत्री का चेहरा, 8वां राउंड जो है, 7वें-8वें राउंड के आसपास जो है वो गिनती लगभग पहुंचने वाली है। तेजस्वी जो है वो पीछे चल रहे हैं। जैन साहब, देखिए, इसका यही संकेत है कि बिहार की भगवान रूपी जनता ने जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने जो वादे किए, जो दिया, तो वो लगा उनको कि ये शेख चिल्ली की भांति बात कर रहे हैं, या बिग ब्लफ मास्टर हैं, बिग ब्लफर हैं, या मुंगेरी लाल के सपने दिखा रहे हैं कि हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे। 3 करोड़ घर हैं लगभग बिहार में, उनको सरकारी नौकरी देंगे। तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि 3 करोड़ अगर नौकरी देनी है और एक नौकरी सरकारी नौकरी में मान लो 30,000 रुपए भी देते कम से कम, तो उसके लिए 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट, 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट चाहिए। बिहार का टोटल बजट ही लगभग 3.25-3.5 लाख करोड़ का है, तो कैसे दे देंगे? तो ये वहां की जनता ने समझा। जिस प्रकार से हमने जो सीट बनी में 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के लिए, उद्यमिता के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए जो 10-10 हजार रुपए की राशि दी, उसको उन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने कहा हम 30,000 रुपए एक साथ बैंक के अकाउंट में डाल देंगे, बहनों के अकाउंट में, लेकिन जनता ने नहीं स्वीकारा। तो कुल मिलाकर ये है कि ये बड़बोलापन, जनता को पता था कि तेजस्वी हैं या पूरी कांग्रेस है, जो गठबंधन है, ये एक बड़बोला है। लेकिन जैसा पलायन और बेरोजगारी तो बिहार में मुद्दा शुरू से रहा है। अगर उस मुद्दे पर वोट हुआ है, सिंपी जी कह रही हैं, तो ये बात भी नकारा नहीं जा सकता। हालांकि एसआईआर की अगर बात कर ले तो सिंपी जी, मैं आपको भी बता दूं, ग्राउंड पर जब हम पहुंचे थे तो हाँ, कुछ महिलाएं थे, कुछ लोग थे जो जागरूक थे इसको लेकर, लेकिन बाकी लोग भी इसी मुद्दे पर जैन साहब बात कर रहे थे कि पलायन कब रुकने वाला है, लोगों को रोजगार कब मिलने वाला है, बिहार में फैक्ट्रियां कब आएंगी। तो ये तो मुद्दा रहा है ना बिहार में शुरू से। देखिए, निसंदेह तो उसके लिए हमने अभी जो ग्राउंड लेवल के काम किए, वहां पर जिस प्रकार से हमने डेवलपमेंट किया है, जो हमने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, वहां पर भी रोजगार मिला है। और जो अब देखिए 2-3 लाख करोड़ रुपए मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भेजे और हमारे यहाँ मोदी जी की सरकार ने 11 सालों में लगभग 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वहां पर दी है केंद्र, बिहार के लिए, केंद्र के द्वारा। तो ये विकास के कार्यों के लिए दी गई। और जिस प्रकार से अब वहां पर 18 से ज्यादा, 1.5 दर्जन से ज्यादा एथेनॉल प्लांट लग रहे हैं या लग गए हैं। तो अब देखिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत उसी से हुई है कि हमें विदेश से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना पड़ा। साथ साथ अब वो कौन से खरीदा जा रहा है एथेनॉल बनाने में? किसानों से गन्ना लिया जाता है या चावल का राइस ब्रान वगैरह वो सब लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों के पास भी पैसा जा रहा है। तो और उसके साथ साथ जो प्लांट लग रहे हैं तो रोजगार मिल रहा है। जो हमने घर बनाए वहां पर लाखों घर बना कर दिए, उस घरों में रोजगार मिला, रोड बना कर दिया, अनेक योजनाओं, तो हमने रोजगार भी दिए हैं, सरकारी नौकरी भी दी है। और आगे भी हमने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देंगे हम, उनमें वहां युवाओं को देंगे और निसंदेह देंगे और डेटा भी देंगे। हम उसमें सरकारी नौकरी भी सम्मिलित हैं, उसके अंदर हम उद्यमिता के अनेक स्तंभन कार्यक्रम के द्वारा भी देंगे, हम वहां पर प्राइवेट रोजगार जो होता है वो भी देंगे। तो ये संगठित क्षेत्र के अंदर ही हम दे देंगे। और देखिए, भारत का रोजगार सेक्टर अगर बात करें तो मात्र 5% जो होता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को गवर्न करता है और 95% जो रोजगार क्षेत्र होता है वो असंगठित रोजगार क्षेत्र होता है। तो असंगठित रोजगार क्षेत्र में तो करोड़ों रोजगार हमने दिए, हमारे मोदी सरकार ने दिए हैं। 80 करोड़ से ज्यादा रोजगार हमने दे दिए 11 साल में, अनेक रिपोर्ट आई। और संगठित रोजगार क्षेत्र जो बात करते हो, ईपीएफओ का डेटा ही कहता है कि 2014 में जो था उस समय मात्र 10 करोड़ के आसपास पंजीयन थे, आज वो 27 करोड़ से ज्यादा हो गए। तो मतलब 16 करोड़ से ज्यादा रोजगार तो वहीं मिल गए। तो कहने का मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में अनेक जो डेटा है वो कहते हैं कि बहुत अच्छे रोजगार दे रहे हैं और हम देंगे आगे भी। तो ये अनेक कार्य। अब बात ये होती है कि 5 सेकंड में, हाँ,
जिस प्रकार से SIR ईवीएम, अभी देखिए थोड़ी देर बाद ईवीएम भी आ जाएगा, तो कांग्रेस का और कांग्रेस के साथ ही दलों का जो आपने कहा कि वो भी कह रहे हैं कि वो हम जो रोड पे आंदोलन करेंगे, तो वो बड़े नेता हैं राजद के, इनके साथी हैं तेजस्वी यादव जी की पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा, हाँ सुनील सिंह जी, तो ये कितनी गलत बात है। कांग्रेस और सबको इनको विरोध करना चाहिए उसका, लेकिन अभी कहा था ये रोते रहते हैं, तो एक बात है कि कभी इनके लिए एक शेर आता है कि कभी हालात पे तो कभी खुद पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। तो अभी कभी ईवीएम पर रोएंगे, SIR पर SIR पर वहां की जनता ने कोई मुद्दा ही नहीं माना। 17 दिन से ज्यादा इन्होंने वहां पर वो अपना कार्यक्रम यात्रा चलाई थी, घुसपैठिया बचाओ यात्रा जिसको हम कहते हैं, और लंबी 50 लाख से ज्यादा वोट कटी गए थे, क्योंकि मतलब वहां कटना थे जो। और अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है, और इनका जोश तो देखिए, इनका जोश भी नहीं बदला है इनका, तो इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है शौक के सफर ऐसा कि एक उम्र खोई इन्होंने, है शौक के सफर ऐसा एक उम्र खोई इन्होंने, न मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। बिहार में 25 साल हो जाएंगे, इनका रास्ता नहीं बदला गया है, केंद्र में 15 साल हो जाएंगे, रास्ता नहीं बदला, मध्य प्रदेश में भी 25 साल हो रहे हैं, रास्ता नहीं बदला। मंजिल और ताज हमेशा नीतीश कुमार के साथ रही है, और नीतीश कुमार पर सिंपी अग्रवाल जी ने पहले ही कह दिया है कि कब किधर छलांग लगाएंगे इसका भरोसा तो रिजल्ट आने के बाद। लेकिन सिंपी जी, क्या महागठबंधन किसी मैजिक का इंतजार कर रही है? क्योंकि क्या आपको लग रहा है कि 2020-2015 में जो एग्जिट पोल थे वो एग्जैक्ट पोल में नहीं तब्दील हुए थे, इस बार भी कुछ ऐसा होगा? लेकिन जो आंकड़े बार बार सामने आ रहे हैं अब तक के रुझानों में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 190 प्लस सीट्स एक बड़ा आंकड़ा होता है। 4 घंटे से ऊपर का समय बीतने वाला है, 4-5 घंटे और मुश्किल से लगेंगे, पूरी स्थितियां जो है, पूरी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। क्या स्टिल महागठबंधन इज वेटिंग फॉर एनी मैजिक इन बिहार इलेक्शंस रिजल्ट? नहीं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी मैजिक इन बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स, क्योंकि हमने आपसे अपने ओपनिंग कमेंट्स में ही कहा था कि हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो सरकार में आना पड़ेगा ना शिल्पी जी, सरकार में तो आना पड़ेगा व्यवस्था को, सिस्टम को तब्दील करने के लिए, लेकिन आंकड़े इशारा नहीं करने की आप सरकार में आ रहे हैं। नहीं, आंकड़े तो तब तक इशारा नहीं करेंगे ना जब तक एनडीए की सरकार अगर इसी तरीके से लास्ट मोमेंट फ्री वाइब्स देने का काम करती रहेगी, तो हमें लगता है कि महागठबंधन नहीं, हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं आ सकती है। आपको इस चीज को भी समझना पड़ेगा, और हम इसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। आपने स्वयं देखा कि तेजस्वी यादव किस तरीके से ये बात कहते नजर आए कि हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। तो हमने मेहनत करने में कहीं कोई कमी नहीं रखी है। हम लोगों ने, महागठबंधन ने दिन की 15 से 18 चुनावी रैलियां करी हैं, और जहां तक परिवर्तन की बात है तो हमने बहुत जो महत्वपूर्ण सवाल है बिहार का, बेरोजगारी, उस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा है। और ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव या महागठबंधन की सरकार उन वायदों को पूरा नहीं करती। और हम भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से ये भी पूछे, जैन साहब ने वही सवाल पूछे थे शिंपी जी कि किस तरह से पॉसिबल है। तेजस्वी यादव भी शुरू में तो कह गए कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन जब बाद में मीडिया ने उनसे पूछताछ की, बात करने की कोशिश की, हर बार उन्होंने गोलमोल ही जवाब दिया। शिंपी जी, कोई उनके पास ऑथेंटिक जवाब, कोई प्लान नहीं था। बस ये मुझे लगता है कि सरकार चुनावी सगुफे के तौर पर उन्होंने भी जिस तरह से छोड़ दिया कि हर घर में सरकारी नौकरी, क्या पॉसिबल है? आप सोच के देखिए और बताइए, क्योंकि अब तो इस पे बात करने की कोई विशेष मुझे लगता है कि जरूरत नहीं, क्योंकि सामने आंकड़े हैं, चुनावी नतीजे हैं, 2-4 दिन में सरकार की भी घोषणा हो जाएगी, नए मुख्यमंत्री भी मिल जाएंगे। लेकिन इस पे आप जवाब दीजिए कि क्या पॉसिबल है पूरे बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से इस तरह के सवाल कर लेती है जो अपने ही चुनावी मैंडेट को किसी भी राज्य में पूरा नहीं कर पाती है। उन्हें बिहार में प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं होता है, क्योंकि दिल्ली में भी इन्होंने वायदा किया था ना कि सरकार बनते ही बहनों के खाते में पैसा भेज देंगे। आज ही मीडिया हाउसेस ये प्रश्न कर रहे थे कि 1 साल हो चुका है लेकिन महिलाओं के खाते में पैसा आया नहीं है। मध्य प्रदेश उसका साक्षात उदाहरण है। और जहां तक बिहार की बात है तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश में पैसे तो आ रहे हैं ना शिंपी जी, मध्य प्रदेश में तो पैसे भेजे जा रहे हैं लाडली बहनों खाते में। मध्य प्रदेश में पैसे नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने जो अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी पर धान, गेहूं, सोयाबीन खरीदी की बात करी थी, उस पे आप आज तक नहीं कर रहे हैं। लाडली बहनों को 3000 रुपए की किश्त आप पूरी एक मुश्त अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए, प्रश्नों के कटघरे में तो भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी होती है, दिल्ली की भाजपा सरकार भी खड़ी होती है। तो आप किस मुंह से गठबंधन से प्रश्न करते हैं? आपको कोई अधिकार नहीं है प्रश्न करने का।
और जहां तक महागठबंधन की बिहार में बात है, तो देखिए, अगर हमने वायदा किया है कि हर उस परिवार में जहां पर सरकारी नौकरी नहीं है, वहां से प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ऐसा था क्या जैन साहब? ऐसा था क्या जैसा शिल्पी जी कह रहे हैं कि हर उस परिवार में जहां सरकारी नौकरी नहीं है? और तेजस्वी जी के बयान में मैं डिफरेंस नहीं, तेजस्वी यादव जी का आप बयान सुनिएगा अभी। छोटा सा काउंटर जवाब ले लीजिए जैन साहब से। शिल्पी जी आपके पास लौट जाएंगे। 30 सेकंड जैन साहब 30 सेकंड। जी मुझे लगता है शिल्पी जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाना चाहिए, और मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को तो हटा देना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता चाहे वो जो सुप्रिया श्रीनेश जी हैं या उनके जो एक और प्रवक्ता जी पवन खेड़ा जी, दोनों जन गए बिहार इलेक्शन में। सुनते लीजिए बहन जी सुनते लीजिए, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं। प्रशंसा की बात, आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, कृपया स्वीकार करिए। पूरी खत्म नहीं होती जैन साहब, उस बात पर आप जवाब दे दीजिए। फिर शिल्पी जी के पास तो उनसे पूछा गया कि ये 3 करोड़ घरों को एक सरकारी नौकरी एक घर में दोगे, तो 3 करोड़ घर में देनी है, एक को मान लो 30,000 रुपए कम से कम तनख्वाह देते हो, सरकार से वेतन देते हो, तो 9 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो इसका जवाब उन्होंने बोला, इसका प्रश्न का इसका जवाब देंगे कौन? तेजस्वी यादव देंगे। उन्होंने भी नहीं दिया, और दीदी दे रही है जवाब इस बात का। मुझे लगता है उनको हटा देना चाहिए, और दीदी को, हमारी शिल्पी दीदी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस कर क्या रही है? जो शिल्पी जी, अरे शिल्पी जी प्रवक्ता मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे, वो बगले झांक रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव से पूछिए, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया, और यहां पर शिल्पी जी बता रहे। मुझे लगता है सुप्रिया श्रीनेश जी से बड़ी प्रवक्ता है मेरी बहन, और मैं साधुवाद भी देता हूं कि उनकी उन्नति हो। शिल्पी जी ठीक है, जैन साहब हो गई, प्रशंसा हो गई। शिल्पी जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाना चाहिए। शिल्पी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाएंगे। शिल्पी जी नहीं, और उनको हटाना भी चाहिए। वो इसलिए भी बिहार में जैन साहब बिहार में एक और तस्वीर। शिल्पी जी चुनाव के बाद राष्ट्रीय प्रवक्ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ताओं पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव की और मतगणना की बात करें। शिल्पी जी देखिए, एक जरा सा बैलेंस नहीं देखने को मिला था, ये बात सही है, क्योंकि 243 सीटों पर जब 254 उम्मीदवार जिस राज्य में खड़े हो जाते हैं, जिस गठबंधन में, तो उस गठबंधन पर सवाल तो खड़े होंगे। इसलिए जैन साहब पूछ रहे हैं। देखिए, जब हम लोकसभा के अंदर चुनाव लड़ते हैं, प्रश्न छोटा सा सवाल। शिल्पी जी सवाल जल्दी से। अच्छा शिल्पी दीदी ये बताओ, आप लोग कहते हो कि आपका एक गठबंधन का नया नाम दिया था, जिसको हम इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडिया गठबंधन बोलिए। तो कहाँ है वो? कहाँ है इस बार महा एमजीबी क्या आ गया? तो मैं कह रहा हूँ, देखिए ये सब फर्जी था। इंडिया नहीं था, इंडिया अखंड है, इंडिया कभी टूटता नहीं है ना। मैंने गठबंधन का सवाल पूछ लिया, वर्षम तदम भारतम नाम भारतीय संतति, भारत कभी विखंडित नहीं होता। इनका बार बार टुकड़े हो रहा है, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। शिल्पी जी आपकी साथ वाले जो इधर उधर टूट रहे हैं, इसीलिए आपने महागठबंधन नाम दिया उसका। आपने इंडी गठबंधन नहीं कहा, इंडी और पिंडी गठबंधन हो गया। कई बार रावलपिंडी की बात करने लगे, पाकिस्तानी की बात करते हुए आप लोग, तो पिंडी गठबंधन भी कहा जाता है। इंडी, अरे आप अगर भारत को अखंड करने वाली बात करोगे तब नाम दिया जाएगा इंडिया। आप अभी इंडी गठबंधन है, इंडिया अलायंस हो, और बिल्कुल सही बोला, इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस अदृश्य हो गया। जैन साहब जवाब ले लीजिए ना उनसे, आपने प्रश्न पूछ लिए हैं। शिल्पी जी मेरा सवाल ले लीजिए। शिल्पी जी, जैन साहब लेट मी कंप्लीट। शिल्पी जी आप जवाब दीजिए। गठबंधन को लेकर सवाल तो होंगे ना, जब 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार उठेंगे, तो उस गठबंधन के गठ पर, उस गांठ पर सवाल तो होंगे कि कितनी मजबूती से वो गांठ लगाई गए थे, कि विचारों के मतभेद, कभी सीटों के मतभेद, कभी मुख्यमंत्री का नाम ही ऐलान नहीं, राहुल गांधी प्रचार प्रसार करने के लिए भी वहां पहुंचते हैं, फिर विलुप्त हो जाते हैं। तमाम बड़े सवाल थे, हम नहीं पूछ रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बिहार में वो चुनावी रैलियों के दरमियान दिख रहे थे, और नतीजा जो है शायद उन्हीं आधार पर, यह इमारत जो है डिकोडिंग हम जो लगातार आंकड़े दिखा रहे हैं, वो उसी आधार पर ये इमारतें खड़ी हो रही है। शिल्पी जी नहीं, ये प्रश्न तो एनडीए के लिए खड़े होने चाहिए, जहां प्रथम चरण तक भारतीय जनता पार्टी से ये स्पष्ट तौर पर कहा ही नहीं गया कि नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री होंगे बिहार में। बड़ी प्रश्नों की लड़ी लेके आए जैन साहब, आज तो आंकड़े आपके पक्ष में है, सवाल मुझे लेने दीजिए। जैन साहब बाद में, पहले हमें उत्तर तो देने दीजिए। बिल्कुल, वही मैं उनको रोक रहा था, उनको रोक रहा था। शिल्पी जी मैं उनको रोक ही रहा था, आपका जवाब है। दूसरे चरण में अचानक नीतीश कुमार जी बहुत एक्टिव हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं दबाव में शायद एनडीए को ये कह देना पड़ता है कि नो वैकेंसी फॉर पीएम एंड सीएम। तो ये प्रश्न जो है ना, ये एनडीए के लिए खड़े होते हैं, महागठबंधन के लिए खड़े नहीं होते हैं। हम तो पहले से क्लियर थे कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा,
हम किस तरीके से वहां पर हमारा सीट शेयर रहेगा। आप देख रहे थे कैसे ये आपके विलास पासवान जी की जो पार्टी है एलजेपी की किस तरीके से नाराजगियां निकल के आ रही थी। और अभी तो आप देखिए ये भी संशय होगा कि चिराग पासवान नीतीश बाबू पे डाउट कर रहे होंगे, नीतीश बाबू अमित शाह पे डाउट कर रहे होंगे कि किसने किसके लिए वोट किया है या नहीं किया है। लेकिन महागठबंधन के अंदर इस तरह का कोई भी संशय नहीं था। हम लोग बिल्कुल क्लियर थे, हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर था। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी ने बहुत ही मुस्तैदी और मजबूती के साथ महागठबंधन के लिए प्रचार किया है। लेकिन जितने भी प्रश्न हैं वो तो एनडीए पे खड़े होते हैं। और आप देखिएगा कि अभी आगे आगे हम कहेंगे इब्तिदाई इश्क़ होता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अभी तो चिराग पासवान जी भी हैं, नीतीश बाबू भी हैं और बीजेपी भी है। तो ये जो राह है इतनी सरल नहीं है जितनी सरलता से सत्येंद्र जैन जी प्रश्न दागे जा रहे हैं। यही सारे प्रश्न काउंटर होके इन पे आने वाले हैं। जवाब तो लेंगे उनसे, लेकिन देखिए पासवान, चिराग पासवान की इन्होंने बात कर ली है। बिहार का चुनाव देखिए जो है वो मुद्दों पर तो होता ही है। जैन साहब आप भी इस बात का समर्थन करेंगे, शिंपी जी भी आप भी इस बात से अग्री करेंगी कि जातिगत समीकरण जो बिहार का वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। पासवान वोटर्स की अगर बात कर ले बिहार में 5% पासवान वोटर्स हैं। शिंपी जी एक बात आप गौर करिएगा, पिछले चुनाव में रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, एनडीए के साथ नहीं थी, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार जब वो पार्टी एलजेपीआर जो है वो एनडीए के साथ आई, एनडीए को मजबूती मिली है। 64+ जो परसेंटेज है उस 5% से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 29 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। अगर उसमें से वो 18-19 सीटें भी निकाल ले जाते हैं तो इस बार एनडीए का आंकड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। शायद वही एक नतीजा जो है फैक्टर 197 जो अभी देख रहा है स्क्रीन पर, वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। चिराग पासवान को लेकर भी सवाल है जैन साहब। देखिए निसंदेह जो लास्ट ईयर के जो लास्ट टाइम का जो इलेक्शन था उसमें लगभग 24-25 लाख वोट उनको मिले थे। तो निसंदेह अब ये जो समग्रता से जब आते हैं तो ये बात आती है और एकता में ही शक्ति होती है, यह बात भी सिद्ध होती है। और जिस प्रकार से देखिए कांग्रेस तो चुनाव दर चुनाव हार रही है और बिहार में भी 5 चुनाव लगातार हार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने ये मंत्र दिया है। देखिए वाले लोग भी तो हित की बात ही सोचते हैं जैन साहब, ऐसा थोड़ी है कि वो बिहार की जनता या देश की जनता के हित के बारे में सोचते हैं। बस थोड़ा सा देवदत्त साहब भी कह रहे थे, देखिए वही इनके वो सोचते हैं अहंकारी। मैंने आपसे बोला था वो सही तरीके से शायद नहीं हो पाया। मैंने बताया था आपको कि वो जो ये सोचते हैं कि वो पैर भी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, नकाब उतरता चला गया। तो कांग्रेस अपना मानती नहीं, अहंकारी। मैं कह रहा था ना पहले कि कमाल है आपके पैरों के नीचे जवाई नहीं, फिर भी आपको यकीन नहीं। तो अभी चुनाव दर चुनाव 90 से ज्यादा चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी है, लेकिन नेता नहीं बदल रहे, नीति नहीं बदल रहे, नियत नहीं बदल रहे, तो कांग्रेस और भी पराजित होती रहेगी। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा इनके साथ बैठे हैं। चलते देवदत्त जी से आखिरी टिप्पणी लेंगे। जैन साहब चलते आउट ऑफ 243 एनडीए के आंकड़े बताइए आप चलते आउट ऑफ 243। निसंदेह जितना भी है हमारे यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री आंकड़े सीधे नंबर 2/3 से ज्यादा बहुमत, मुझे लग रहा है 3/4 ये 4 मतलब 80% के आसपास का आंकड़ा आ रहा है कि 80-20 हो रहा है। तो ये देखिए बिहार की जनता ने 80-20 कर दिया है। शिंपी जी 80-20 का रेशियो सीधा 80% इन्होंने अपने पाले में ले लिया, तो क्या सिर्फ 20% आपके पाले में? आपके आंकड़े क्या कहते हैं आउट ऑफ 243? जल्दी से। नहीं, हमें लगता है कि आंकड़े परिवर्तित होंगे और हो सकता है कि 60-40 का रेशियो निकल कर 60-40। चलिए कम से कम आपने माना तो कि देवदत्त जी चलते आखिरी कमेंट आपसे, आपके आंकड़े क्या होने वाले हैं? और एक बड़ा फैक्टर जो है मैं उस पर आपसे चर्चा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समय जो है वो कमी है, लेकिन फिर भी चलते मैं पूछ ही लूंगा। एक तो आंकड़े बता दीजिए कि क्या होने वाले एनडीए और महागठबंधन दोनों के, और दूसरा बड़ा फैक्टर जन सुराज को लेकर मैं सवाल करने वाला था आपसे। थोड़ी सी देरी से हमारी जो है वो कम्युनिकेशन हो पाई, आप जुड़ पाए हमसे, लेकिन जन सुराज को लेकर भी एक बड़ा सवाल था कि एक नई क्रांति के साथ, एक नई रिवॉल्यूशन के साथ वो बिहार में आए थे, एक अलग माइंडसेट, अलग प्लान के साथ कि पलायन रोक देंगे, नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लेकिन वो फैक्टर भी बिहार में पीछे है। बड़ा फैक्टर क्या रहा और आंकड़ा? ये 2 सवाल जल्दी से देवदत्त जी। देखो फैक्टर अब एक ही है, वर्तमान में जो चुनाव का माहौल है उसमें बेहतर मैनेजमेंट, सब कुछ बेहतर चाहिए। आपके पास रणनीति हो लेकिन उसको क्रियान्वयन के लिए कार्यकर्ता तो चाहिए। प्रशांत किशोर इसलिए उपलब्धि पहले भाजपा से उन्होंने शुरू की थी कि भाजपा का कैडर था, उन्होंने जो आइडियाज दिए वो इम्प्लीमेंट करने कार्यकर्ता तो। हवा कितनी भी तेज चले, यदि पंप नहीं होगा तो साइकिल के उसमें हवा नहीं भरेगी ट्यूब में। उसके लिए चाहिए कार्यकर्ता। ये बात आंकड़े देवदत्त साहब, आंकड़े महागठबंधन और एनडीए के आंकड़े तो मुझे लगता है 2/3 बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रहा है।
उसमें कहीं कोई वो नहीं। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं तो अभी क्योंकि इंतजार करना होगा, शिंपी जी भी यही करे कि इंतजार करिए, आंकड़े बदलेंगे। आप दोनों को शुभकामनाएं दे रहा हूं इसलिए क्योंकि अभी समय बचा हुआ 3 से 4 घंटे का। सरकार जिसकी भी बने, बिहार के विकास की बात हो, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने की बात हो, लेकिन अभी चर्चा को समाप्त करते करते आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आंकड़े परिवर्तित हो और आंकड़े जिसके भी पक्ष में आए, बिहार की बात हो। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवदत्त जी आपका, शिंपी जी आपका और जैन साहब आपका भी। तो बिहार विधानसभा रिजल्ट्स को लेकर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो आंकड़े सामने हैं, एनडीए के खाते में 190 प्लस सीट्स, वही महागठबंधन जो है वो 45-50 के बीच अभी कहीं ना कहीं जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये क्या तस्वीर बदलेगी, इन आंकड़ों में कहीं उछाल देखने को मिलने वाला है? इन सारे सवालों के साथ एक बार पुनः आपसे हम जुड़ेंगे और अपडेट पल पल की देते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमें आज ये खास चर्चा कर रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ चुके हैं। दुबे जी आपके पास पहुंचेंगे, लेकिन जैन साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर ले। रामविलास पासवान को, माफ कीजिएगा, स्वर्गीय रामविलास पासवान और एलजेपी को लेकर बात हो रही थी, चिराग पासवान को लेकर बात हो रही थी। शिंपी जी ने सवाल उठाए थे कि क्या वो भी पलटी मारते हुए नजर आएंगे क्या, क्योंकि एनडीए में भी वो जो गठबंधन की बात कर रही थी वो गांठ कमजोर है, इस तरह से शिंपी जी कह रही थी। देखिए, अब इनके लिए तो, कांग्रेस और विपक्षियों के लिए तो यही है कि दिल को बहला, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। तो कांग्रेस अपना कपोल कल्पनाएं करती रहे, हाइपोथेकेशंस कर सकते हैं, एवरीबॉडी इज फ्री। लेकिन आप बात, कांग्रेस के पास एक और जो बात आती है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान जी की पार्टी हो या हम पार्टी हो, या सभी ने जो मिलकर के चुनाव लड़ा, आगे भी इंटैक्ट रहेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के नेताओं की भी बड़ी संविधा आहुति है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सभाएं वहां पर की हैं और जो आहुति डाली, और बार बार कांग्रेस के और इनके तो कर्म ही फूटे हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से छठ मैया का विरोध कर दिया, पाखंड बता दिया, ढोंग बता दिया, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली दी गई। एनडीए की विश्वसनीयता पे बात करिए ना, एनडीए में कितना वो है, मजबूती है, एनडीए के गठबंधन में कितनी मजबूती है, ये शिंपी जी को बताइए, क्योंकि बार बार देखिए उसमें वही गठबंधन उतनी मजबूती है जिसको हम कहेंगे चट्टान टूट जावे, तूफान घुमड़ के आवे, गरमौत भी पुकारे, तो लक्ष्य है स्वदेशी, मन स्वदेशी, तन स्वदेशी और यह जीवन स्वदेशी। तो यह वही बात है कि आप भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो एनडीए इंटैक्ट है और निसंदेह पूरा टाइम पूरा करेगा, केंद्र में भी और राज्य में भी। हम मेल पहले से ही मिलकर प्री पोल अलायंस है, और प्री पोल अलायंस ज्यादा चलता है। अगर पोस्ट पोल अलायंस होता है उसमें संभावनाएं बहुत रहती, कांग्रेस के साथ होता रहता है। अब तीसरी बात यह आती है कि अगर 90 चुनाव राहुल गांधी जी लगभग हार चुके हैं, चुनाव उधर चुनाव, चुनाव उधर चुनाव, चुनाव उधर चुनाव, हारते जा रहे हैं, 90 अब तक 90 हो गए तो 100 होने गए। कांग्रेस कब अपनी कश्ती बदलेगी, कब अपना दरिया बदलेगी? या तो फिर कांग्रेस फिर ये कहेगी कि तुम्हारे पैरों, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और देखिएगा कांग्रेस का यही इसी प्रकार का जवाब आएगा कि इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी इनको यकीन नहीं है, आगे भी 100 का शतक बनाएंगे और राहुल गांधी जी की और नेहरू परिवार की आरती तमाम शेरो शायरी कर दी। अब तक के पूरे प्रोग्राम्स में शिंपी जी ने कोई शायरी नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि शिंपी जी के दिल से यही ख्याल आ रहा होगा। अब तक शिंपी जी आपके तरफ से मैं रख देता हूं, हालांकि आंकड़े कुछ और डिस्प्ले कर रहे हैं कि हाथ आई हुई बाजी पे बहुत नाज ना कर, जीतने वाले तुझे मात भी हो सकती है। शिंपी जी आप यही बार बार बात करिए, आपके पास आऊंगा, लेकिन देवदत्त जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। देवदत्त जी, एक सवाल विधानसभा चुनाव के बीच खूब चला कि बिहार में काबा, लेकिन मैं इस सवाल को थोड़ा सा पलटता हूं और आपके अनुभव से समझना चाहता हूं। जो आंकड़े इस वक्त स्क्रीन पर है 197 के आसपास जो है एनडीए के खाते में, और इसके साथ ही जो महागठबंधन का आंकड़ा है वो काफी पीछे चल रहा है। तो इसको लेकर मैंने सवाल पलट दिया है। महागठबंधन के खाते में महज 43 सीटें दिख रही हैं, आरजेडी के पास 33, कांग्रेस अभी भी शिंपी जी 5 पर ही अटकी हुई है। लेकिन सवाल यह है देवदत्त जी कि बिहार में काबा नहीं, बिहार में केबा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से देश की राजनीति की दिशा तय करने वाली रही, इसलिए बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था और महागठबंधन को बहुत गंभीरता से इस चुनाव को लेना था। जिस तरह से उन्होंने शुरू में किया था कि वोट्स SIR को लेकर वो सब, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ता गया और गंभीरता कहीं दिखाई नहीं दी। टिकट वितरण में जिस तरीके से असमंजस रहा, खींचतान रही। देवदत्त जी, शायद आपका स्पीकर खुला हुआ है, अगर आप उसको बंद कर लें तो आपकी आवाज जो है वो प्रॉपर पहुंचेगी। अभी इको के साथ आ रही है, स्पीकर को बंद कर लें तो आप देखेंगे कि चुनाव अब वैसे नहीं रहे। पहले क्या हुआ कि कांग्रेस और अन्य दलों की गलती इसलिए नहीं है कि वो पहले तो
कांग्रेस का टिकट यानी जीत है। आजादी के बाद से 50 वर्षों तक यही चलता रहा कि कहीं कोई दल विपक्ष में था नहीं, कहीं कोई चुनौती नहीं थी, तो बस वो उन्होंने कहा कि आया चुनाव, टिकट बांटो, सभाएं करो, चुनाव जीतो, हो गया। इंदिरा गांधी की सभा हुई, चुनाव जीत गए। राजीव गांधी की डेथ हुई 84 में, चुनाव जीत गए। मतलब ऐसे सब वो चलते रहे कि सहानुभूति पे, कभी मुद्दों पे, और पहले कोई विपक्ष नहीं था। अब चुनाव बहुत वैसे हो गए, साम दाम दंडभेद जिसको कहेंगे, कि आप पार्टी भी मजबूत हो, नेतृत्व भी प्रखर हो, संगठन भी मजबूत हो, बूथ स्तर पर आपका कार्यकर्ता हो, आकर्षक मुद्दे हो और बेहतर मैनेजमेंट हो, तब आप चुनाव जीत सकते हैं। अब केवल आप हवाई चुनाव नहीं जीत सकते, ये तय हो गया। इतनी सीटें, इतनी वोटें तो एंटी इनकम्बेंसी के कारण किसी भी दल को मिल जाती, जिस तरह से विपक्षी दल को। लेकिन हाँ देवदत्त जी, लेकिन जो एनडीए को सीटें मिल रही हैं, अभी शुरुआती रुझानों में 3-3.5 घंटे का, 3 घंटे 40 मिनट का जो है वो सफर तय हो चुका है। 11:40 हो रहे हैं, अभी 8 बजे से मतगणना शुरू है। तो ये जो आंकड़े 197 जो डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पर, वो क्या कह रहे हैं? और जो महागठबंधन के जो आंकड़े हैं उनको अगर कंपैरिजन करें, डिफरेंस तय करें, तो ये क्या कहानी कह रहे हैं? वही तो मैं बता रहा था कि अब चुनाव वैसे नहीं रहे। अब अमित शाह और मोदी चुनाव लड़ते हैं, जो पूरे मैनेजमेंट के साथ, पूरी तैयारी के साथ और बहुत पहले से भूमिका बनाने के बाद। मैं यही कह रहा हूं कि अब विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा कि अब चुनाव ऐसे नहीं रहे कि भाषणों पे हो जाए, कुछ मुद्दों को हवा में उछालने पे हो जाए। अब बहुत आपको जमीन पे, आप कहते हैं कि वोट चोरी हो रही, तो आप इसके पहले अपने कार्यकर्ताओं से एक एक वोट का परीक्षण कराओ ना। एक एक वोट, एक एक मतदाता तक पूछो कौन मर गया, कौन चला गया। आप पूरी तैयारी जब तक नहीं करेंगे बूथ पे, जब तक बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि अब भाजपा चुनाव जीतने की मशीन बन गई। वो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहते। वो कभी एंटी इनकम्बेंसी पनपने का मौका ही नहीं देते। जब भी थोड़ा कुछ हुआ उसको तुरंत डाइल्यूट करते हैं। और आप देखेंगे कि अब वैसा नहीं है। अब लेकिन देवदत्त जी एक फैक्टर आता हूं, एक फैक्टर हाँ। देवदत्त जी ने कहा, मैं साधुवाद भी देता हूं, चले कम से कम ये ऐसे पत्रकार हैं जो हमारे को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और गहन परीक्षण हमारा एसआईआर कर दिया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कि 24 आवर्स और 7 डेज या 365 दिन हम संगठन के कार्य करते हैं, संगठन निष्ठा से कार्य करते हैं और सब कुछ त्याग तेज तपबल उसमें संविदा डालते हैं। यह धन्यवाद देवदत्त जी को, कम से कम वो एंडोर्स करते हैं, ये बड़ी बात। ठीक है, शिल्पी जी से आपके पास आते हैं देवदत्त जी, लेकिन जो बात आपने कही है उस पर सत्येंद्र जी तो मुस्कुराने लगे, लेकिन शिल्पी जी खामोश बैठी हैं। देवदत्त जी की बातों से आप तारुफ, मतलब आप भी अग्री करती हैं? क्या लग रहा है कि जो वो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है महागठबंधन के लिए? स्वाभाविक तौर पर देखिए, हम तो खुद ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 सिर्फ चुनावी मोड पे केंद्रित रहती है। सिर्फ चुनावी मोड? हाँ, सिर्फ चुनावी। देवदत्त जी ने कहा चुनावी मोड, शिल्पी जी कह रही है सिर्फ चुनावी मोड। नोट करिएगा जैन साहब। पे केंद्रित रहती है। उनको जमीनी मुद्दों पर और जनता के बीच में जाकर काम करने से कोई सरोकार नहीं रहता है। या तो इनके जो कार्यालय हैं वो 5 स्टार कार्यालयों में 5 साल में तब्दील होते जाते हैं, और या फिर ये इस पर काम करते रहते हैं कि भैया ये चुनाव तो जीत गए, अब अगला चुनाव कैसे जीतना है उसके ऊपर इन्हें काम करना है। अगर ये जनता पर काम केंद्रित होते, अगर ये जनता के हित में काम कर रहे होते, तो हमें लगता है कि ये जो अंत में चुनाव के समय इन्हें डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं, शायद इन्हें नहीं काम करना, ये सब इन्हें नहीं करना पड़ता। और महागठबंधन जिन मुद्दों के ऊपर लड़ती है, शायद वो मुद्दे राज्यों के अंदर होते ही नहीं, क्योंकि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा एक सवाल है। छोटा सा सवाल लीजिए मेरा, एक छोटा सा काउंटर सवाल। आप कह रही हैं कि मुद्दों को लोग नहीं समझते, बिहार के लोग महागठबंधन के मुद्दे नहीं समझ पाए क्या इस बार? नहीं, बिहार के युवा स्वाभाविक तौर पर महागठबंधन के मुद्दों को समझे हैं। बिहार के युवा एसआईआर को समझे हैं, वोट चोरी को समझे हैं। और जो सत्येंद्र जैन जी कह रहे थे कि हम चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हैं, तो सत्येंद्र जैन जी ने शायद ठीक से स्टडी नहीं किया होगा। 2015 में किसकी सरकार बनी थी और बैकडोर एंट्री से पलटी मार के किसकी सरकार बन गई थी, वो तो जानते होंगे। और 2020 की भी अगर हम बात कर लें, तब भी बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के नहीं आई थी। आरजेडी ने तब भी लीड किया था 75 सीट। बट वेयर वाज कांग्रेस दैट टाइम? कांग्रेस कहां थी? बट वेयर वाज कांग्रेस? नहीं, आपके हम इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं। देखिए, जब हम
लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं। और इस तो बार वहां पर कांग्रेस कहाँ रहने वाली है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो 2020 में कांग्रेस कहाँ थी, 2025 में कांग्रेस कहाँ रहेगी, ये भी बताइएगा जी। हाँ, प्लीज मैम, प्लीज हमें जवाब देने दें। देखिए, जब हम राष्ट्रीय चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय पार्टियों का बोलबाला रहता है, क्षेत्रीय पार्टियों का अपना योगदान रहता है। ठीक है। और जब हम विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों का अपना वर्चस्व होता है और जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनके अपने योगदान होते हैं। आप इस फैक्ट से डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है शिल्पी जी, शायद बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन 2020 के चुनाव में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उभर के बनी। ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसा? बीजेपी रूलिंग पार्टी है और हम ऑपोजिशन। अच्छा, रूलिंग पार्टी है, ये दोनों बात कही आपने, रूलिंग और नेशनल दोनों ऐड किए उसमें। हाँ, हम ऑपोजिशन पार्टी है, बीजेपी रूलिंग पार्टी है। ठीक है। हम चुनाव में जब जाते हैं तो हम वायदा करते हैं कि हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सरकार भेज देती है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये मैटर कर जाता है? क्योंकि आप अब हमसे कह रहे हैं कि क्योंकि हम इलेक्शंस में फाइट नहीं दे पा रहे हैं तो अब ये मुद्दा नहीं रहा कि हम रोजगार कैसे देंगे, लेकिन ये मुद्दा तो था। अगर हम जीतते तो हम भी इसके ऊपर काम करते, और अगर हम काम करते तो अगले चुनाव में डेफिनेटली जो मैंडेट है वो हमारे पक्ष में बेहतर तरीके से आता। लेकिन जब हम अपनी नीतियों को जमीन पर ला ही नहीं पा रहे क्योंकि हम ऑपोजिशन में रह जाते हैं, तो इसका एक डायरेक्ट बेनिफिट तो रूलिंग पार्टी को या जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको मिलता ही है। और ये एक शाश्वत सत्य है जिसको आप डिनाई नहीं कर पाएंगे। तो ये पैटर्न टूटेगा कैसे मैडम, ये भी तो बताइए आप। ये पैटर्न कभी ना कभी टूटना तो चाहिए, वादों पर भरोसा। हाँ, जब जनता इस बात को समझेगी कि विपक्ष जिन मुद्दों पर जनता को समझाएगा कौन? जनता को भाजपा, जनता को समझाएगा कौन? वो विपक्ष समझाएगा। और विपक्ष कहीं पर भी जमीन छोड़ के भाग नहीं रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कितना भी कमी कहाँ रह जाती है, ये बताइए मैडम, कमी कहाँ रह जाती है? देखिए, कमी कहाँ है वो तो अब हम चुनाव परिणाम आने के बाद उसका मंथन करेंगे। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है, मेरी दिली इच्छा सुन लीजिए। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप चुनाव के बाद कमियां मत आप मीटिंग करके समीक्षा बैठक मत करिए, कभी तो उस कुर्सी पे आइए ताकि आप जो सिस्टम बदलने की बात करिए वो सिस्टम बदलें। और ये तभी होगा जब अपने आप ग्राउंड पर अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच प्रॉपर तरीके से समझा पाएंगे। शायद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये काम बेहतर तरीके से किया और यही नतीजा सामने है। शायद हम बेहतर तरीके नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम बेहतर तरीके से जनता के बीच में मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में अभी एफआईआर शुरू हुआ है। हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जमीन पर उतर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो क्या ये हमारी जागरूकता और हमारे डेडिकेशन एज एन ऑपोजिशन नहीं दिखाता है? लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी प्रश्न करने देती है, पूछती है कि अभी तो एफआईआर नहीं हुआ, आप पहले दिन से इस पे प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? तो हम तो पहले दिन से मुस्तैदी से प्रश्न उठाते हैं। और साथ ही आपकी उत्सुकता मैं देख पा रहा हूँ, मुस्कुराहट भी समझ पा रहा हूँ आपकी, क्योंकि आंकड़े आपके फेवर में जब जा रहे हैं। हाँ सिंपी जी, मैं